अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। साल बदल गया लेकिन पाकिस्तानी सियासत का हाल नहीं बदला है। 2 साल पहले दवा लेने गए मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी का मुअम्मा भी हल नहीं हुआ है। गुज़िश्ता साल तक लीगी रहनुमा उनकी वापसी के दावे और हुकूमत उन्हें लाने की बातें कर रही थी। इस साल के आगाज़ में तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी मियां साहब की वापसी के बारे में बात कर दी है। साथ ही मौलाना साहब 23 मार्च को हुक्मरानों की रुखसती की भी नवीद सुना रहे हैं। सुनिए जरा। 23 मार्च को पूरी कौम मार्च करेगी। हम पूरी कुव्वत के साथ उसमें शरीक होंगे। नवाज शरीफ की वापसी जो है उससे मुतल्लिक बातें हो रही है, क्या कहेंगे? हर दम आए, अपना वतन है, हम पूरी तरह चश्म बरा हैं। अल्लाह ताला पूरे जोश व खरोश के साथ उनको अपने वतन की सरजमीन पर कदम रंजा फरमा होने की तौफीक अता फरमाए। तो क्या ऑपोजिशन ने तस्लीम कर लिया है कि मियां साहब के लंदन में तवील क़याम की वजह इलाज नहीं है बल्कि सियासी हालात हैं? ये एक सवाल है नाज़रीन। लेकिन साल का आगाज़ शहबाज शरीफ साहब के लिए भी ख़तरे की घंटी बजा रहा है क्योंकि हुकूमत ने बड़े मियां साहब के ज़मानती छोटे मियां साहब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारियां शुरू कर दी हैं। लेकिन पिछले 3 साल से एहतसाब और एहतसाब की रट लगाने वाली हुकूमत ने आज इसमें नाकामी का एतराफ़ भी खुद ही कर लिया है। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि एहतसाब के एजेंडे पर इलेक्शन जीते हैं लेकिन आम आदमी इससे मुतमईन नहीं है। इमरान खान पहले भी वाजे कर चुके हैं और पीटीआई भी वाजे कर चुकी है। हम एक एहतसाब के एजेंडे के ऊपर जो है वो इलेक्शन जीते हैं। हमारा वोटर समझता है कि एहतसाब का अमल मुकम्मल होना चाहिए, बल्कि हम पे ये तनकीद है कि हम अभी तक पैसे वापस नहीं ला सके जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और जो बाकी जरदारी साहब ने, ओमनी ग्रुप ने, इनमें से बहुत सारे पैसे वापस आए भी, लेकिन उसको जो मरकज़ी मुल्ज़मान है चूँकि वो बाहर हैं तो लोग आम आदमी इस प्रोसेस से मुतमईन नहीं है। अच्छा नाज़रीन, गुज़िश्ता साल जो है वो हुकूमत के लिए मसाइल से लबरेज था, तो ये साल भी चैलेंजेस से भरपूर है। मिनी बजट की मंजूरी और इतलाक गोया महंगाई के पहले से बेकाबू जिनको मजीद बेलगाम कर देगा। क्या गुज़िश्ता 3 साल से बैड गवर्नेंस और होशरुबा महंगाई पर काबू पाकर हुकूमत अपनी खोई हुई मकबूलियत बहाल कर पाएगी? यकीनन केपी के बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला बहुत कुछ वाजे करेगा। मुस्लिम लीग नून के लिए भी ये साल गुज़िश्ता साल से कदरे बेहतर है। पार्टी में बयानियों का टकराव, पार्टी रहनुमा की एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी, मरियम नवाज की लीक ऑडियोज़, सारे मामलात पर मियां साहब की वापसी की खबरों ने धूल बिठा दिया। नवाज शरीफ की लंदन में खुफिया मुलाकातों ने मुस्लिम लीग नून की सियासी पोजीशन को बूस्ट दिया है। ज़िमनी इलेक्शन में मुसलसल कामयाबियों ने भी खुशी की लहर दौड़ा दी है। मौलाना फजलुर रहमान भी केपी बल्दियाती इलेक्शन से हस्बे मंशा रिजल्ट मिलने पर खुश और शादमान है। साल का आगाज़ इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी गुज़िश्ता साल से बहुत अच्छा है। गुज़िश्ता साल तक जो अपोजिशन इस्टेब्लिशमेंट पर मुदाखलात के इल्ज़ामात लगाती रही, अब उन्हें इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार नज़र आ रही है। लीगी रहनुमाओं के बाद अब मौलाना के बयानात भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। सुनिए ज़रा। 2018 में जो मुदाखलत इंतखाबी अमल में की गई, जिस धांधली के जिम्मेदार उनको ठहरा रहे थे, बल्दियाती इलेक्शन में वो न्यूट्रल नजर आए हैं और उनकी न्यूट्रलिटी उसको हमने अप्रिशिएट भी किया है और देख भी लिया आप लोगों ने कि जब वो गैर जानिबदार होते हैं तो फिर नताइज भी इसी तरह सामने आ जाते हैं। ये भी अपोजिशन की फतह है। इस बयान पर फवाद चौधरी साहब ने अपोजिशन को रोंदू करार दिया है। कह रहे हैं कि मुखालिफिन जीतें तो धांधली होती है, खुद जीतें तो सही है। पख्तूनख्वा बल्दियाती इलेक्शन से ज़्यादा शफाफ इंतखाबात तारीख में नहीं हुए। अलबत्ता JUI का जीतना ये बदकिस्मती है। अगर आप हारेंगे इलेक्शन तो फजलुर रहमान और ये कहेंगे धांधली हुई है, अगर आप जीतेंगे तो आप कहेंगे इलेक्शन सही हुए। रोंदू अपोजिशन है। हमने देखिए जो इलेक्शन करवाए खैबर पख्तूनख्वा में, इससे ज़्यादा साफ शफाफ इलेक्शंस पाकिस्तान में कभी नहीं हुए। और मेरे ख्याल में जो ये मौलाना फजलुर रहमान अगर JUI जीतती है या TLP जीतती है, ये बड़ी बदकिस्मती की पाकिस्तान में बातें हैं। अपोजिशन से मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अली मोहम्मद खान साहब भी मुझे थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। दोनों मेहमानों को मैं खुशामदीद कहूँगी। राना साहब, अब तो मौलाना साहब भी सर मियाँ साहब को वापस आने का कह रहे हैं, तो क्या PDM भी ये मान गई है कि नवाज शरीफ साहब लंदन में इलाज की वजह से नहीं बल्कि सियासी हालात की वजह से हैं? राना साहब नहीं, देखें, मियाँ नवाज शरीफ साहब जब तशरीफ लेके गए थे बाहर,
तो आपको वो यानी जो वाक़यात हैं किस तरह से जो पीटीआई की वज़ीर सेहत हैं राशिदा यास्मीन यास्मीन साहिबा, राशिद साहबा। वो रोज़ कहती थी कि जी हम यास्मीन राशिद साहिबा वो रोज़ कहती थी कि जी हम मियाँ साहब से कह रहे हैं कि आप बाहर चले जाएं, आपका इलाज इधर नहीं है। वो हर घंटे बाद एक अपना बुलेटिन जो है वो जारी करती थी। उसके बाद बाकायदा कैबिनेट ने जो है वो डिसीजन किया। ये आपके वज़ीर आज़म इमरान खान नियाज़ी साहब जो है इन्होंने एक खुफिया डॉक्टर भेजा और लोग बता रहे हैं कि ये फैसल सुल्तान साहब जिनको इन्होंने वज़ीर बनाया हुआ है ये वही डॉक्टर हैं जो उनको टीका लगाते हैं जिससे उनको हर तरफ जो है वो हुरें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। इसको भेजा, इसने आगे तस्दीक किया कि मियाँ साहब बीमार हैं और वाकई उनका इलाज जो है वो बैरून मुल्क हो सकता है। तो ये हुकूमत ने बाकायदा कैबिनेट में फैसला करके बिल्कुल सर। मियाँ नवाज शरीफ साहब की मिन्नतें करके उनको भेजा कि आपको इलाज की ज़रूरत है और आप बैरून मुल्क जाएं और जाके इलाज करवाएं। जी जी। तो इनकी मिन्नत समाजत के ऊपर जो है वो बाहर गए। ये अदालती तौर पे कहा गया उनको कि जी एक आप गारंटी दे दें 7.5 अरब या कोई अमाउंट थी। उन्होंने साफ इनकार किया। उन्होंने कहा मैं 1 रुपए की भी गारंटी देने को तैयार नहीं। फिर इसके बावजूद फिर 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पर शहबाज शरीफ साहब के वो चले गए। सर सवाल एग्जैक्टली ये है ना कि वो इलाज की वजह से गए थे, इलाज के लिए भेजा, इलाज नहीं करवाया। सुन ले ना आप ये प्रोपेगेंडा तो करते हैं कि जी वो गारंटी है। ये अपना वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब भी कह रहे थे जो हम उनके खिलाफ प्रोसीड करेंगे। इन्होंने स्टाम्प पढ़ा है आज तक वो। ये इनको चाहिए कि ये इतने नालायक और नाहल हैं कि ये यानी बात करने से पहले जो है वो किसी चीज़ को ना इनको मालूम होता है ना किसी को पूछने को तैयार होते हैं। तभी वो जापान और जर्मन के बॉर्डर कभी आपस में मिला देते हैं। कभी अबू कलाम आज़ाद जो कि बहुत ही मुसलमान बड़े ही अच्छे पाया के स्कॉलर थे, उनसे पाकिस्तान की तहरीक चलवा देते हैं। वो स्टाम्प पढ़े ये, उसमें क्या लिखा है? उसमें ये लिखा है कि इलाज की गरज से वो जा रहे हैं। जी। जब डॉक्टर नवाज शरीफ साहब मुकम्मल सेहतमंद हो जाएंगे, जब डॉक्टर्स उनको कह देंगे तो वो वापस आ जाएंगे। बिल्कुल वो वापस आएंगे। बिल्कुल सर, ये स्टैम्प पेपर पे लिखा हुआ है। लेकिन हाँ तो फिर लेकिन सर अब तो नवाज शरीफ साहब खुद कह रहे हैं ना कि वो वापस आ रहे हैं, जल्द मुलाकात होगी। मौलाना साहब भी कह रहे हैं कि उनको वापस आ जाना चाहिए। तो सर क्या इलाज बगैर इलाज के माशाल्लाह आप सेहतमंद हो गए हैं इसलिए वापस आ रहे हैं? मौलाना साहब क्यों कह रहे हैं सर? सुन ले मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जाते हुए भी और वहाँ पे भी कभी एक दिन भी ये बात नहीं कही कि मैं वापस नहीं जा रहा। उन्होंने हमेशा ये कहा है कि मैं बहुत जल्द वापस जाना चाहता हूँ और वाकई उनका ये दिल है कि वो जल्द अपने मुल्क में जो है वो वापस आएँ। लेकिन पार्टी की तरफ से उनको जो रिकमेंडेशन है वो 2 हैं। एक तो पार्टी ने उनको ये रिकमेंड किया है, सिफारिश की है कि आप अपना इलाज जो है उसको मुकम्मल करवाएं, डॉक्टर से जो है वो इस बात की क्लियरेंस लें। और दूसरा ये है कि आप इस बात को भी पेश नज़र रखें कि यहाँ पे जिस किस्म का सिलसिला चल रहा है, तमाम जजेस के बयान आ गए हैं, आईडियो आ गई हैं, वीडियोज़ आ गई हैं, हर तरफ ये शोर है कि उनको नाइंसाफ़ी और जुल्म और ज़्यादती का निशाना बनाया गया है। झूठे मुकदमा दर्ज हो रहे हैं, खुद ये लूट मार कर रहे हैं और लूट मार का प्रोपेगेंडा आप उसी के खिलाफ करवा रहे हैं। तो आप इस बात को भी पेश नज़र रख के फैसला करें। सही है, लेकिन राणा साहब आज़ाद हैं, वो जब भी फैसला करें वापस आ सकते हैं। सही। राणा साहब इससे पहले जरदारी साहब ने तो सर मशरूत कर दिया था कि मियाँ साहब वापस आएंगे तो इस्तीफे देंगे तो लॉन्ग मार्च की तरफ जाएंगे पीडीएम में। अब मौलाना साहब भी ये बात कर रहे हैं। तो सर क्या पीडीएम के अंदर कोई इस तरह की बात हुई है? क्या लॉन्ग मार्च से मशरूत किया गया है? क्या उन्होंने कोई शर्त रखी है मियाँ साहब की वापसी के हवाले से? सर क्योंकि इससे पहले जो जरदारी साहब वाली मैं बात कर रही हूँ सर, उस हवाले से भी आप लोग मुस्तरद करते रहे, देन कंफर्म किया कि हाँ जी जरदारी साहब ने ऐसी बात की है। सर नहीं, जरदारी साहब ने जब इस्तीफ़ों से मशरूत किया गया था लॉन्ग मार्च को, उस वक्त भी मौलाना साहब का ये व्यू था और बाकी जमातों का भी तकरीबन 10 में से 9 जमातों का ये व्यू था कि ये अगर लॉन्ग मार्च जो है इसके आखिर में अगर इस्तीफ़े दिए जाएं और पूरी अपोजिशन इस्तीफ़े दे के बाहर है, पूरी अपोजिशन, ये नहीं कि तकसीम हो के, तो उसका एक ऐसा इम्पैक्ट हो सकता है कि इस नाअहल नालायक और उबाश टोला जो इस मुल्क पे मुसलत हो गया इससे जान छूट सकती है। तो उस वक्त ये बात हुई थी। तो फिर जरदारी साहब ने जवाबन कहा कि नहीं जी फिर मियाँ साहब वापस आए।
वो तो उन्होंने एक शर्त के मुकाबले में अपनी मशरूत बात की थी, लेकिन कोई जमात किसी को पाबंद नहीं कर सकती कि उसका कौन सा लीडर जो है वो आएगा, सर जाएगा, या मौलाना साहब कौन ने किस शर्त की जुलूस बुनियाद को, पर ये जलसे बात को कही है खिताब सर? करेगा या लीड करेगा। सर मौलाना साहब ने क्यों कहा है, ये पूछ रही हूँ राणा साहब। देखिए, मौलाना साहब ने अपने तौर पे ये कहा होगा, मौलाना साहब की ये ख्वाहिश होगी, हमारी भी ये ख्वाहिश है कि मियां नवाज शरीफ साहब जल्द जो है वो वापस आएँ। लेकिन ये फैसला उन्होंने करना है, जो पार्टी ने उनको रिकमेंड किया वो मैंने आपको बता दी है। सही। अच्छा राणा साहब, हुकूमत कह रही है शहबाज शरीफ ने जाली हलफनामे पर मियां साहब की वापसी की जमानत दी थी। अब वजीर आजम ने मियां साहब की वापसी के लिए अटॉर्नी जनरल को हिदायत जारी की है सर, कि शहबाज शरीफ को अदालत ने बुलाया तो हिकमत अमली क्या होगी, वो मियां साहब को वापस बुलाएंगे या भाई के लिए खुद जेल जा सकते हैं? सर क्या सोच रही है मुस्लिम लीग नून? देखिए, ये असल में जो है ना, ये एक फ्रॉडियों और झूठों का ग्रोह है। मुल्क की बदकिस्मती के मसलत हो गया है या किसी ने करवा दिया है। ये कोई काम भी जो है वो झूठ और फ्रॉड के अलावा नहीं करते। आप मुझे ये बताएं कि जिस स्टाम्प में गारंटी ही नहीं थी, गारंटी मशरूत है कि जब डॉक्टर उनको क्लियर करेंगे, तो आप मुझे बताएं कि डॉक्टरों ने क्लियर कर दिया है? इन्होंने उन डॉक्टरों से रब्ता किया है? ये इनका वहाँ पे जो एम्बेसी है, इनके जो एम्बेसडर या हाई कमिश्नर है, वो उन्होंने जाके किसी डॉक्टर से कभी बात की है? वो कभी मियां नवाज शरीफ साहब से मिला है कि जी आपके इलाज की क्या सूरत है? यहाँ पे बैठे ये वो गाली गलोच ब्रिगेड जो है, जिनकी गाली गलोच के ऊपर और जी। जिनकी जो है वो प्रोपेगंडे के ऊपर ये लोग मुसल्लत हुए, उसी के ऊपर चल रहे हैं, उनको आप देखें ना, एक वजीर आजम, यानी कितने शर्म की बात है कि एक वजीर आजम जो है वो अपने बंदों को इकट्ठा करके कहता है कि तुम नवाज शरीफ के खिलाफ प्रोपेगंडा कम कर रहे हो, तेज़ करो, उनके खिलाफ जो है वो आप ये बातें करो, ये बातें करो, ऐसे करो, ऐसे करो। वजीर सर आजम जो है वो सर इसी लोगों के इसी ऊपर तरह के इल्जामात नारकोटिक्स पाकिस्तान के तहरीक झूठे इंसाफ की पर्चे हुकूमत करवाता है। सर ऑपोजिशन में थी तब आप लोगों के ऊपर लगाती थी, अब भी आप लोगों के ऊपर इसी तरह के जो आप लोग इन पे लगा रहे हैं वो इल्जामात आप पे लगते हैं। सर अली मोहम्मद खान साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। अली साहब, जो नहीं, आप फारूक मुझे हबीब ये साहब है मेरे बताएं साथ कि सर। जो हमने इल्जामात लगाए हैं, हाँ। हमने तो हर चीज़ को साबित किया है, वो सारे हर चीज़ सामने है इनके। यानी अब सर ये जो फारूक अपना जो है ये खाद में इनकी हाँ। एटीएम्स ने ये करोड़ों रुपया कमाया नहीं है इन दिनों में? सर पहले फारूक आटे में हबीब साहब कमाया, ज्वाइन कर चीनी चुके में। हैं। राणा साहब, फारूक हबीब साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। आप बड़ी वैलिड बात कर रहे हैं, इस बात का जवाब मैं फारूक हबीब साहब से ले लेती हूँ। बहुत शुक्रिया फारूक आपके वक्त का। अब राणा साहब कह रहे हैं कि जो वो था हलफनामा था, जो डॉक्यूमेंट था, उस डॉक्यूमेंट पर स्टैम्प पेपर पर सेहत से मशरूत था ना, कि जब डॉक्टर्स कहेंगे कि नवाज शरीफ साहब बिल्कुल सेहतमंद हो गए हैं, उस वक्त नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे। तो फिर आप लोग क्यों जा रहे हैं सर अदालत? देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर जो मामला है, हमने तो श्योरिटी बॉन्ड मांगा था 8 अरब का, उसको ये लेके लाहौर हाई कोर्ट गए थे। 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर इन्होंने गारंटी दी थी। अब नवाज शरीफ की ना तो कोई मेडिकल रिपोर्ट सामने आती है, ना उनका कोई इलाज होता हुआ नजर आता है, और आप देखें बिल्कुल वो सेहतमंद तंदुरुस्त जो है वो आपको चहलकदमी करते नजर आएंगे, पोलो मैच देखते नजर आएंगे, वो आपको कैफे पे बैठे खाना खाते नजर आएंगे, वो वहां पर बैठकर पॉलिटिकल कैंपेन जो है वो चलाते नजर आएंगे। फारूक साहब, और बीमार आदमी को बुनियादी वैसे इन सारी चीजों का मना तो नहीं होता। बीमार आदमी नहीं, ये कोई वजाहत नहीं है, जरा सुन लें आप। बुनियादी तौर के ऊपर जो असल मामला है, वो असल मामला ये है कि आप एक सजा याफ्ता शख्स को पार्टी कैसे मशवरा दे सकती है? एक शख्स जिसको सजा हुई है, जिसको अदालत इश्तिहारी करार दे रही है, जिसको काउंटर करार दे रही है, जिसकी अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुस्तरद कर देती है, उस अपीलों के फैसलों के खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते, उनकी सजाएं हतमी हो जाती हैं, वो वहां पर बैठे हैं। फारूक, आपके ऊपर मुस्लिम लीग नून के लोग ये भी इल्जाम लगाते रहे कि वहां से रिपोर्ट भेजी जाती है लेकिन आप लोग उसे रिसीव नहीं करते। अब मुझे ये बताइए कि ये एक शक भी तो थी ना कि हाई कमीशन से डॉक्टर जाएगा, वो जाकर नवाज शरीफ साहब की खैरियत दरियाफ्त करेगा, उनकी रिपोर्ट्स देखेगा, देन आगे फिर रेकमेंड किया जाएगा। तो वहां से हाई कमीशन से कोई गया अभी तक? सुन ले जरा, उस हवाले से भी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दी थी जब इनको सेहत के लिए, उसके लिए उन्होंने कहा था कि फैसला पंजाब हुकूमत ने करना है। पंजाब हुकूमत जो है वो पिछले साल मार्च के अंदर ही ये फैसला कर चुकी थी कि हम इनकी मेडिकल रिपोर्टों से मुतमिन नहीं है, लिहाजा हम इनको फर्दर इसके ऊपर किसी किस्म की कोई एक्सटेंशन नहीं देना चाहते। वो रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा हो चुकी है। अब यही वजह है कि हम दोबारा लाहौर हाई कोर्ट में जाएंगे। हम कहेंगे जिन्होंने गारंटी दी थी उनको गारंटर को बुलाएं ना, बुलाकर वो बताएं कि ताज़ा सूरत हाल क्या है। मामला ये है कि वहाँ बैठ के आप इदारों के खिलाफ हरदा सराई भी करें, वहाँ बैठकर आप पॉलिटिकल कैंपेनिंग भी करें,
वहां बैठ के आप हमदुल्ला मोहिब जैसे लोगों से भी मुलाकातें करें, फिर आप अच्छा, कहें कि नहीं जी यानी हमें नवाज शरीफ हमें साहब की हमें ताजा हमें जो सूरत है हाल वो मालूम करने के लिए, उनकी तबीयत दरियाफ्त करने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब से मालूम करने के लिए। अब आप देखें वो माशाल्लाह इतने सेहत तंदुरुस्त है कि डॉक्टर दरान भी पाकिस्तान वापस आ गए ना। ये वही डॉक्टर दरान है जो हर लम्हा हर वक्त उनके साथ होते थे, प्लेटलेट्स काउंट्स जो है वो चेक किया करते थे, डेली का हमें काउंट बताया जाता था। अब तो इस किस्म की कोई चीज सामने नहीं आती। तो ये सारा जो है वो इन्होंने मजाक बनाया हुआ है, इनको सिर्फ हाँ इलाज का मामला नहीं है, जी, ये किसी ये और जगह से अपना ये इलाज इंपॉर्टेंट करवाना पॉइंट आप चाहते उठा हैं। रहे हैं, मुझे इसका जवाब लेने ये कोई दीजिए और नए फरूख। डॉक्टर मुझे नहीं मुझे है। राणा साहब से इसका जवाब लेने दीजिए। राणा साहब, डॉक्टर अदनान वापस आ गए सर? वाकई नवाज शरीफ साहब के मुसलसल साथ होते थे वो, तो क्या अब उनकी जरूरत नहीं रही है उनकी, इसलिए वो पाकिस्तान आ गए हैं सर? देखिए वो उनके साथ गए थे ताकि रास्ते में कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। फिर ये है कि वो उनके इलाज से जो पाकिस्तान में होता रहा उससे वो पूरी तरह वाकिफ़ थे। तो उनकी जो इनपुट है वहाँ पे जो टीम डॉक्टर्स की उनके इलाज के लिए जो है वो वहाँ पे कर रही है, तो उसको कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो उन्होंने पहुँचानी थी। तो वो अपना काम करके जो है वो वापस आ गए हैं। वहाँ पे मियाँ साहब का इलाज हो रहा है। गारंटी सिर्फ ये है मियाँ शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कि जब डॉक्टर उनको फिट करार देंगे, क्लियर करेंगे, तो वो वापस आ जाएंगे। तो ये बड़ी सीधी बात है, वापस आएंगे क्यों नहीं आएंगे? सही, कभी उन्होंने ठीक, कहा है, अच्छा, कभी हमने कहा है कि वो वापस नहीं आएंगे। वापस वो आएंगे इंशाल्लाह सही, ताला। वो अपना भी इलाज करवा रहे हैं, इनका हाँ, भी इलाज कर रहे हैं। तो जैसे सही। ही ये अच्छा इलाज राणा मुकम्मल साहब, होंगे तो वो वापस आ जाएंगे फौरी। सही सही। राणा बयान तो चला साहब, देना किरण, राणा मरियम का साहब, बयान आप चला आपके ही दें। काफी सारे उन्होंने ये लोग कहा था, मार्च और अप्रैल की बड़ी डेट्स भी इंपॉर्टेंट दे रहे बात है, हैं, जरा तो सुनो। क्या डेट्स उन तारीखों तक नवाज शरीफ साहब बेहतर हो जाएंगे? अल्लाह ताला सेहत दे सर उनको। एक और इशू की तरफ, क्योंकि फरूख ने ये बात की है तो मैं इसी हवाले से आपसे पूछना चाह रही हूँ राणा साहब। फरूख साहब ये दावा कर रहे हैं कि स्क्रूटनी के दौरान मुस्लिम लीग नून के 9 खुफिया अकाउंट्स पकड़े गए सर, रसीदें नहीं पेश कर सके आप लोग। पीपल्स पार्टी ने भी अपने अकाउंट्स को और इलेक्शन नहीं जी, कमीशन से छपाया सर। राणा ये साहब, देखें, ये जो शोर है ना, वो जैसे होता है ना कि चोर जो है वो बाज़ औक़ात भागता है जब, तो वो फिर चोर चोर की आवाज़ें लगाना शुरू करता है ताकि लोगों को पता ना चले कि ये चोर भाग रहा है या लोग भाग रहे हैं। ये जो है ये पकड़े गए हैं, इनके अकाउंट्स, इनकी फॉरेन फंडिंग, इन्होंने बड़ा फ्रॉड किया है। लोगों के नाम पे, ह्यूमैनिटी के नाम के ऊपर पैसा इकट्ठा करके अब इन्होंने अवाम को लूटा है इसी तरह से कि जी हमारे फ़लाँ अदारे को फ़ंड, हमारे फ़लाँ अदारे को फ़ंड। इन्होंने जो ये जुल्म किया है और जिस तरह की इन्होंने करप्शन की है, ये अब उधर फॉरेन फंडिंग अकाउंट में पकड़े जा चुके हैं। अब ये वहाँ पे अपनी चोरी छुपाने के लिए जो है इन्होंने अब ये रास्ता इख्तियार किया है कि हमारे ख़िलाफ़ इन्होंने शोर डालना शुरू कर दिया। वो पहले अपना हिसाब दो, अपना फ़ैसला करवाओ, उसके बाद इस तरफ आओ। वो सब इनका फ्रॉड है, झूठ है, उसमें कोई सब्सटेंस नहीं है। और वहाँ पे जब भी सही ये फैसला सही। हुआ, ये मैं आपको बता सर दूं, फरूख ये साहब, नाहल आप भी इल्जामात होंगे लगा और रहे हैं ये सर, बिल्कुल अपने मामलात को हो गए छुपाने लोगों के के लिए आप सामने। ये झूठे इल्जामात लगा रहे हैं सर। राणा साहब कह रहे हैं क्या मामला है ये असल में फरूख? देखें, असल ये मामला नहीं है। असल मामला ये है कि इन्होंने सोचा था कि हमें गड़ा खोदते हैं और अकबर एफ बाबर को इजी लोड देते थे कि उसमें पीटीआई गिरेगी। इन्हें ये नहीं पता था कि इनके तो अपने हालात खराब हैं। इनके तो अपने अकाउंट जो है वो इन्होंने छुपा रखे हैं, जाली अकाउंट्स बना रखे हैं, खुफिया अकाउंट्स हैं। वो 9 अकाउंट्स पकड़े गए हैं स्क्रूटनी के अंदर। आकर उनका हिसाब दे दें कि ये लाइट बैंक के, एचपीएल के, ये जो इनके अकाउंट सामने आए हैं, ये इन्होंने क्यों इलेक्शन कमीशन से छुपा रखे थे। उनमें करोड़ों रुपए की जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं उसका आगे बता दें कि ये पैसे किसने जमा करवाए हैं। ये एक रसीद देने से जो है वो कासर है। चाहे इनसे आप फ्लैटों का पूछ लें, ये खतरी खत ले आते हैं। पार्टी अकाउंट्स का हिसाब पूछ लें तो ये कहते नहीं वो बंदे फौत हो गए हैं पैसा देने वाले, हम उनको सामने नहीं ला सकते। भाई हम तो तैयार हैं, हम कहते हैं जी पीटीआई का भी फैसला करें, हम शफाफियत से चाहते हैं, हमने अपनी स्क्रूटनी भी मुकम्मल करवा दी। अब आप भी एक कदम आगे आए ना, आके कहें जी हमारी स्क्रूटनी भी मुकम्मल करें, हमारा रिकॉर्ड भी आप सामने ले आए। पीएमएलएन पीपल्स पार्टी का भी साथ आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी इस हवाले से बड़ा क्लियर है कि आपने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की कानून के मुताबिक अकाउंट की जांच पड़ताल करनी है। उसी की बुनियाद पर ये स्क्रूटनी कमेटियां बनी थी, उसके ऊपर ये फैसले करवाएं। उससे ये क्यों भागते हैं? अब बात ये है ना, वो कहते हैं ना कि जब आपका अपना मामला खराब हो
तो आप दूसरे के मामले के ऊपर जो है वो आस लगा के बैठ जाते हैं। सही। भाई अच्छा, PTI का मामला है, एक और वो इशू इलेक्शन पर कमीशन देखे, इसी बात को कानून मैं के थोड़ा सा आगे मुताबिक बढ़ाऊंगी फरूख। मैं जरा राना साहब से बात करना चाह रही हूँ। राना साहब, आप लोगों की जानिब से सर कहा जाता है कि वजीर आजम साहब का इमरान खान साहब का कोई जरिया माश नहीं है सर, लेकिन FBR ने सर इसी अरकान पार्लियामेंट की साल 2019 की टैक्स डायरेक्टरी जारी की है, जिसके मुताबिक सर वजीर आजम इमरान खान साहब ने 98.5 लाख रुपए का टैक्स दिया है सर। अब अगर मैं आसिफ अली जरदारी के आपको टैक्स डिटेल बताऊं, उन्होंने 22 लाख दिए हैं, बिलावल ने 5 लाख दिए हैं, शहबाज शरीफ साहब ने 82 लाख से जायद का टैक्स अदा किया है सर। इससे साफ जाहिर हो रहा है बिजनेसमैन सर नवाज शरीफ साहब से ज्यादा टैक्स इमरान खान ने दिया है सर। देखिए, बात यह है कि मैं तो खुद इस बात का गवाह हूँ, इसलिए मैं और किसी की बात क्यों मानूं। वजीर आजम जो कि हमारे लीडर ऑफ द हाउस भी हैं, मैं वहाँ पे मौजूद था। फ़र्क साहब भी मेरा ख्याल है कि उस दिन वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने खुद कहा कि मैं बहुत बड़ा मांगत हूँ, मैंने ज़िंदगी में मांगने के अलावा कुछ किया ही नहीं है, मेरा यही कारोबार है और मैं सिर्फ़ और सिर्फ मांगता हूँ। बल्कि ये भी कहा कि मुझे मांगते हुए कभी शर्म नहीं आती। अच्छा, तो मैं फिर उनका बिजनेस जब उन्होंने कोई नहीं बताया तो मैं उनका कौन सा बिजनेस ढूंढता फिरूं जी। यही उनका बिजनेस है और इस बिजनेस में से अगर वो टैक्स देते हैं तो चलो बड़ी अच्छी बात है, दें टैक्स। सर शौकत खानम के लिए, शौकत खानम अस्पताल के लिए गालिबन चंदे वगैरह के लिए बात की थी उन्होंने। फरूख साहब जरा जवाब दीजिएगा, ये बात की है आपने? ये जो अल्फाज मैंने बोले हैं ये इनमें से एक लफ्ज भी अगर ना हो, आप असेंबली की कार्रवाई निकलवा लें। अगर एक लफ्ज भी मैंने ऊपर नीचे किया हो तो फिर आप जो है राना साहब जवाब भी तो देने दीजिए ना। फरूख साहब जवाब दे रहे हैं जी। देखें, बुनियादी तौर के ऊपर मुझे आप ये बताएं कि वजीर आजम इमरान खान साहब अगर डोनेशंस लेते हैं तो वो 3 शौकत खानम अस्पताल चल रहे हैं, 70% लोगों का इलाज वहाँ मुफ्त होता है। अगर गरीबों के लिए चंदा इकट्ठा करके अतियात के जरिए किसी इंसानियत की मदद हो सकती है तो इसी को जो है वो आप सोशल वेलफेयर भी कहते हैं और वो वेलफेयर के लिए काम करते हैं। इसमें किसी किस्म की कोई बुराई नहीं है। आज तक उनके ऊपर किसी किस्म की कोई उंगली नहीं उठा सका। इमरान खान ने जो है वो अगर पैसे जमा किए हैं पाकिस्तान की आवाम से तो वो चैरिटी के पर्पज से किए हैं। यहाँ तो लूट मार होती थी, यहाँ तो मनी लॉन्ड्रिंग होती थी, यहाँ तो कौमी खजाने को लूट लिया जाता था, गरीब की जेब पे डाका मार लिया जाता था। ये लंदन के जो 4 फ्लैट्स का मामला है, इसकी रसीदें इसी वजह से सामने नहीं आई। इमरान खान गरीबों का खून तो नहीं चूसता। ये वो वाहिद लीडर है जिसने 40 साल बाहर कमाई की, बैंकों से पैसा पाकिस्तान लेकर आया, सुप्रीम कोर्ट ने सादिक अमीन करार दिया, 40 साल कमाई का हिसाब दिया, 60 डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए। ये क्या खत लेकर आए थे? सिर्फ कतरी खत लाए थे, कैलबरी फंड लेकर आए थे। ये किस तरीके से जो है वो इस हवाले से बात कर सकते हैं? फरूख साहब जरा मुझे मैं जरा स्टक टू द टॉपिक रहना चाह रही हूँ। राना साहब ये वैसे बताइए कि शहबाज शरीफ साहब के कारोबार में सर कहाँ कमी कोई आई है, कोई मसाइल आए सर? पहले 97 लाख टैक्स दिया था, इस बार 82 लाख टैक्स दिया है सर। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने अपना जो बिजनेस है, क्योंकि मैंने उनके साथ 10 साल काम किया है और कोई दिन नहीं ऐसा जिस दिन को दिन में 1-2 मरतबा मिलते नहीं रहे। मैंने तो उन 10 सालों में उनको अब कभी कोई कारोबार की बात करते या इवन अपने बेटों के साथ कारोबार डिस्कस करते भी मैंने नहीं देखा। कारोबार जो है वो उनके बेटे और ख़ास तौर पे सलमान शहबाज साहब जो है वो करते हैं। मियाँ साहब के नाम कोई जायदाद जो है, आप देखें मियाँ साहिबान या शरीफ फैमिली वो फैमिली है जो सन 1971 में जिनके अरबों के एसेट्स थे, जो करोड़ों रुपया जो है वो उस वक्त टैक्स देते थे। जो फैमिली कोई 14 करोड़ रुपया 1971 में टैक्स देती हो, उस वक्त जिन लोगों की 4 पावर लूम थी ना फैसलाबाद में, उनकी वहाँ पे 6-6 मिलें लगी हुई हैं। तो वो उन लोगों से कहना कि जी ये अपना जो है वो यूके में या लंदन में फ्लैट नहीं ले सकते, ये लोग जो है ये फलां जायदाद नहीं बना सकते। वो एक बिजनेसमैन फैमिली है और उन्होंने हमेशा टैक्स भी दिया है और बना सकते हैं सर, लेकिन मनी ट्रेल नहीं दे रहे हैं ना सर। तो वो ज़कात देते रहे हैं सर, मनी ट्रेल नहीं दे रहे ना। मसला तो ये है, बना सकते हैं, बिल्कुल कारोबार कर सकते हैं, कारोबार को बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन मनी ट्रेल सर वो नहीं तो सर पेश क्यों नहीं करते, फिर दे क्यों नहीं देते? बाबा सुन लेना जी सर। सारी मनी ट्रेल है वो सिर्फ बाबा रहमता जो है ना, बाबे रहमते का जो घटिया किरदार था, जिस तरह से उन्होंने जजेस को जो है वो प्रेशराइज किया। उन्होंने अपने फैसलों में लिखा है जजेस ने
कि ना कोई सबूत है, ना कोई करप्शन है, लेकिन हमें मजबूर किया जा रहा है कि 14-14 साल सजा दो। मैंने तो फिर एक में बरी कर दिया, एक में 7 साल सजा दी है। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये जो है ये हाई कोर्ट के जजेस के बयानों से साबित हुई हैं, ये जजेस के उधर की वीडियोज और ऑडियो से साबित हुई हैं। जी। ये बाबा रहमता सर, खुद जिन कहता हुआ ये ऑडियोज पकड़ा गया है। जिन ऑडियोज की राना साहब आप बात करते हैं ना, उनमें से कई सारी किस तरह से फर्जी हुई है वो भी सामने आ जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। फरूख हबीब साहब साथ मौजूद थे, राना सनाउल्लाह साहब साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। मुझे नहीं समझ आती कि पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध के लोगों से किस चीज़ का बदला लेना चाह रही है। सूबा है सेहत कार्ड का, इसको सिंध में शुरू करे। सिंध सिर्फ वाहिद सूबा होगा जहाँ के शहरी इस सहूलत से फ़ायदा नहीं अपना रहे होंगे, और सरकारी अस्पतालों की भी जो हालत है वो बेहतर होगी क्योंकि उनके पास फंड्स आएंगे। लिहाजा सिंध हुकूमत को चाहिए कि इसको सिंध में शुरू करे। सेहत कार्ड भी एक बहुत बड़ा स्कैम है जो कि पीटीआई की जानिब से स्टार्ट किया जा रहा है। ये सेहत कार्ड लाना इस बात का सबूत है कि पीटीआई इस बात का एतराफ़ करती है कि वो पब्लिक सेक्टर अस्पतालों को अपनी हुकूमत में ठीक नहीं कर पाई है। सरकारी अस्पताल को वो पैसे दे के आप इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन जब सरकारी अस्पताल को आप पैसे देकर इम्प्रूव करेंगे तो उसका फ़ायदा आवाम को होगा, सरकार को होगा। आपके जो अपने दोस्त यार हैं, आपकी एटीएम्स हैं, जिनके प्राइवेट अस्पताल हैं, उनको तो वो पैसे नहीं मिलेंगे। तो आपने सरकारी फंड्स को प्राइवेट सेक्टर अस्पतालों में डाइवर्ट करने का ये नया तरीका निकाला। एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ नाज़रीन आपको प्रोग्राम में। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, विफाक को 60% और सूबे को 90% कमाकर देने वाला सेहत कार्ड से महरूम रहेगा कराची। विफाकी वज़ीर इत्तलात कहते हैं कि सिंध वाहिद सूबा है जिसके शहरी सेहत कार्ड से मुस्तफ़ीद नहीं होंगे क्योंकि सिंध हुकूमत विफाक के साथ ताउन करने को तैयार नहीं है। विफाकी वज़ीर के मुताबिक केपी और पंजाब के बाद बलूचिस्तान में भी सेहत कार्ड मनसूबे का आगाज़ हो रहा है, लेकिन सिंध हुकूमत अपने सूबे में से नहीं लाना चाहती है। लेकिन सूबाई हुकूमत का दावा है कि सेहत कार्ड पीटीआई हुकूमत का बड़ा स्कैंडल है। ये कार्ड इस बात का इतराफ़ है कि तरीके इंसाफ सरकारी अस्पतालों की हालत ठीक नहीं कर सकी, इसलिए प्राइवेट अस्पतालों को नवाजा जा रहा है। सेहत कार्ड में एक शख्स को 10 लाख की सहूलत की जगह सरकारी अस्पतालों पर पैसा लगाना चाहिए था। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मुझे कादिर मंदोखेल साहब ज्वाइन कर चुके हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA। शुक्रिया आपका सर वक्त देने के लिए। सर, पीपल्स पार्टी क्यों सिंध के लोगों को सेहत कार्ड से महरूम रखना चाहती है? इनफैक्ट पिछले दिनों वज़ीर आज़म साहब पाकिस्तान कराची आए थे, कह रहे थे कि सिंध हुकूमत साथ दे, तो अब सिंध हुकूमत कह रही है कि सेहत कार्ड से प्राइवेट अस्पतालों को फ़ायदा होगा, लेकिन आवाम को कितनी बड़ी सहूलत मिल जाएगी सर, वो क्यों नज़र नहीं आ रहा है? पहले कोई अकल का अंधा मुझे ये बता दे कि कार्ड इंट्रोड्यूस किया वफाकी हुकूमत ने और बाकी सूबों में दे दिया है, सिंध के साथ सोतेलापन क्यों? जो काम वफाकी हुकूमत कर रही है तो वो सिंध के लिए क्यों नहीं कर रही है? और फिर वो नाम अपना कमा ले, काम अपना करे और बजट सिंध हुकूमत से ले। तो इस तरह के 4 मनसूबा हम पिछले 10 दिन से भुगत रहे। इस तरह ग्रीन लाइन मनसूबा हम पिछले 7 साल से 8 साल से भुगत रहे। तो वफाकी हुकूमत ने जब पूरे पाकिस्तान में सेहत कार्ड इंट्रोड्यूस किया तो वहाँ सिंध के लिए भी करे। दूसरी बात यह है कि सिंध में अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पाकिस्तान के दुनिया के टॉप के लेवल के हॉस्पिटल है। फॉर एग्ज़ाम्पल NICVD जो 10 ज़िलों में है और स्टैंड बाई गाड़ियाँ हर चौराहे पे मौजूद है। तो ये पाकिस्तान में कोई आपको इस तरह सेटअप नहीं मिलेगा। उसके अलावा बेनज़ीर ट्रॉमा सेंटर कराची में जो कि दुनिया के जदीद तरीन मुफ्त हॉस्पिटल है। उसके अलावा जो अल शफा हॉस्पिटल जो लीवर ट्रांसप्लांट 50 लाख से 75 लाख रुपए ले रही थी पिंडी में, यहाँ सिंध के शहर गम्बट में सिंध हुकूमत ये फ्री इलाज करा रही है लीवर ट्रांसप्लांट के हवाले से। जो पाकिस्तान के तमाम सूबों गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर इंक्लूडिंग अफ़गानिस्तान से पेशेंट आते हैं जहाँ फ्री इलाज हो रहा है। तो आप मुझे बताओ, इतनी सारी सहूलियत के बावजूद वफाकी हुकूमत ने एक मनसूबा बनाया है और वो मनसूबा वो कह रहे आप भी अनाउंस करें। भाई हम तो पहले ही हॉस्पिटल करें, अगर आप इतनी मेहरबान है या सिंध को आप अपना सूबा समझ रहे। गो के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि सिंध हमारा नहीं है, पहले ये कह चुका है, तो सिंध उनका नहीं है। सिंध के साथ सोतेलापन तो जब बाकी सूबों के लिए अनाउंस कर दिए तो सिंध के लिए भी कर दे। इतना तो
सर सिंध में सहूलतें ज्यादा हैं इसलिए ये प्रोजेक्ट नहीं ला रहे हैं सर, ये विफाक को इसका सियासी फायदा होगा इसलिए आप सिंध में ये प्रोजेक्ट नहीं लाना चाह रहे? देखिए, मैंने ये अर्गिज़ ये नहीं कहा कि सिंध में सहूलियत ज़्यादा है या ज़रूरत नहीं है। सहूलियत जितनी ज़्यादा हो इतनी कम है, पहली बात। दूसरी बात ये कि एक मनसूबा वफाकी हुकूमत ने सेहत कार्ड के हवाले से शुरू किया है। अभी भी ये इंश्योरेंस कंपनी वालों की तरह हो गए, जब बंदा मरेगा उसके बाद क्लेम के लिए उनके वारिसीन की जूते गिर जाएंगे। ये तो अभी साल के बाद पता चलेगा। लेकिन बहरहाल हम कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत जो 3.5 साल में कुछ नहीं किया है, अगर वो सेहत कार्ड उसने बाकी सूबों के लिए इंट्रोड्यूस किए तो सिंध को भी दे दे। ये क्या बात है कि मनसूबा खुद अनाउंस कर दिए, बाकी सूबों में खुद कार्ड दे दिए और सिंध में कह रहे आप दे दे। तो इस वजह से मेरी इस बात से इख्तिलाफ है कि जब आप सिंध के ऊपर मेहरबान हैं और आपके सिंध के लोगों ने वोट दिए, आप कराची से MNA बन गए, मैं प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ, और 14 आपके MNA जो अब कादिर साहब, पंजाब और KP को हुकूमत ने भी तो अपने शहरियों को खुद सेहत कार्ड दिए ना सर, सिंध क्यों अपने शहरियों को खुद सेहत कार्ड नहीं दे सकता? कहीं विफाक ताउन कर रहा है लेकिन सिंध हुकूमत पर इल्जाम लग रहा है कि आप लोग ताउन करने को तैयार नहीं है। देखिए, शेयर तो डालने को इस वक्त करेंगे जब एक मनसूबा आपने बना लिया है, और जैसे इमरान नियाज़ी का भीख का जो मनसूबे होते हैं जिससे घर उसका पूरा भीख पे चलता है, इस तरह वो पाकिस्तान को भीख पे चलाने चाह रहा है, इस तरह अफगानिस्तान के ऊपर उसने दुनिया से भीख मांगने की कोशिश की है। तो हम ये कह रहे हैं कि जब एक मनसूबा आपने शुरू किया है तो आप खुद करो उसको। और दूसरी बात, जो आप सिंध की शेयर की बात करो, हम तो भुगत रहे K4 मनसूबा पानी के लिए, जो पहले पीपल्स पार्टी ने शुरू किया दौर में या मुशर्रफ के दौर में शुरू हुआ। सिंध हुकूमत ने अपना शेयर मुकम्मल दे चुका है, मगर पिछली हुकूमत ने, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने वो शेयर नहीं दिए। अब वो फाकी हुकूमत कह रहे हम देंगे, अभी तक तो वो कंप्लीट नहीं हुआ या अपना शेयर नहीं दिया। सिंध हुकूमत अपने हिस्से के पैसे दे चुका है। उसके बाद अगर आप जो इससे पहले जो 700 अरब का उन्होंने 1100 अरब का पैकेज का ऐलान किया, सिंध उसमें भी अपना हिस्सा डाल चुका है। तो ये क्या बात हो गई है कि मनसूबे आप अनाउंस कर दिए और भीख आप सिंध से मांगे? आप अगर वफाकी हुकूमत तो आप सिंध को अपना सूबा समझ रहे हो, तो आप एक ऐसा मनसूबा सिंध के लिए भी अनाउंस कर दें जिससे मुकम्मल पता चले कि आपकी अपनी फंड है। ये क्या बात हो गई कि आप रुपए का मनसूबा अनाउंस कर दे, सिंध 12 आने दे, हम 4 आने देंगे। तो भैया आपने काम करना है। अगर आपको नाम को ज़्यादा शौक है और सिंध के लोगों पे आप मेहरबान हैं तो हम तो वेलकम करते हैं। तो ये क्या बात हो गई कि आप पैसे दें? एक तरफ मुर्तज़ा वहाब साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सर इससे प्राइवेट अस्पतालों को फायदा होगा। क्या सिंध हुकूमत प्राइवेट अस्पतालों को सर फंडिंग नहीं करती है? बेशक आवाम के भले के लिए करती है, लेकिन अगर खुद कर रही है तो वो बात दुरुस्त है, लेकिन अगर PTI करे तो वो गलत है सर। देखिए, सिंध हुकूमत कोई प्राइवेट हॉस्पिटल्स को नहीं कर रही है, सिवाय इंडस हॉस्पिटल को, जो कि एक वेलफेयर का है और मैं उसका ख़ुद विज़िट में कर चुका हूँ। वहाँ पे 1350 बेड का हॉस्पिटल इस वक्त भी बन रहा है और उससे पहले भी वो मुख्तलिफ सहूलियात दे रहे हैं। उसके अलावा प्राइवेट को कोई नहीं दे रहा है। सिंध के ऑलरेडी जो अच्छे हॉस्पिटल मौजूद है, मैंने आपको नाम गिनवाया, NICVD हो गया, बेनज़ीर ट्रामा सेंटर हो गया, लीवर ट्रांसप्लांट गम्बट हो गया, और इस तरह बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हॉस्पिटल है तो वो तो ऑलरेडी मौजूद है। तो हम ये कर देंगे कि बजाय प्राइवेट हॉस्पिटल को प्रमोट करने का और हेल्थ कार्ड के नाम पे आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स को आबाद करने का, आप एडॉप्ट करें। जैसा इंडस हॉस्पिटल जो ना वो सिंध हुकूमत उसके साथ तावन कर रही है और वो सहूलियत भी दे रहे हैं, एम्बुलेंस सर्विस भी चला रहे हैं। तो हम इस तरह कर दें, न कि वो ये सारी जो फंड है, जो पैसे है, वो आपके दूसरे हॉस्पिटल में जाए, बजाय ये कि आप खरबों रुपए प्राइवेट हॉस्पिटल को इस हेल्थ कार्ड के नाम पे दें। तो आप खुद सिंध में सरकारी अस्पतालों की सूरत हाल भी बहुत अच्छी नहीं है सर। हैदराबाद के सिविल अस्पताल में सफाई करने वाले ट्रांसफार्मर्स से जल जाने वालों को गलत दवाएं लगा देते सर। सक्कर समेत कई शहरों से ऐसी मुख्तलिफ खबरें आती रहती हैं। सिंध में भी सिर्फ कराची के जिना और सिविल में ही तो सहूलतें मिल रही हैं। पूरे सूबे के 6 करोड़ लोगों के लिए सिर्फ 2 बड़े अस्पताल ही चल रहे हैं। अब्बासी शहीद भी सिर्फ नाम का ही रह गया है। यहाँ तो बहुत जरूरत है सर सेहत कार्ड की। देखिए, ऑलरेडी एडजस्ट कर रही है। ये जो 2 हॉस्पिटल के आप नाम ले रहे हो, जिना का, सिविल का या अब्बासी का, ये भी पीपल्स पार्टी के दौर में लगे हैं। पिछले 35 साल से यहाँ पे शरी हुकूमत जो है ना वो MQM के ना पास थी। तो आप ज़रा इनसे पूछे कि ने क्या किया। और फिर वफाकी हुकूमत जो पिछले 3.5 साल से वफाकी हुकूमत है। कमाल ये है, जिन सरकारी अस्पतालों का आप लोग क्रेडिट ले रहे हैं, इन बड़े अस्पतालों में भी बहुत से डिपार्टमेंट तो NGOs चला रही हैं। सरकार कहाँ तमाम शहरियों को सहूलत फराहम कर रही है कादिर साहब?
देखिए, एनजीओज अगर चला रही है तो एनजीओज को पैसा सिंध हुकूमत नहीं दे रही है, इंडस हॉस्पिटल के अलावा। मैंने दोबारा करता हूँ, शौकत खानम हॉस्पिटल बन रहे हैं, हमने वेलकम की है और मैं दुआ गो हूँ कि जल्द से जल्द मुकम्मल हो, कराची की और सिंध की आवाम को फ़ायदा हो। इस तरह बहुत सारे एनजीओज हैं। मैं अपने हल्के बल्दिया टाउन, एहतियात टाउन की बात करूँ, कल तक भी मैंने एक एनजीओज को बुलाया है और वहाँ बच्चों के लिए जो सर्दी के मौसम की जर्सियाँ हैं वो तकसीम की है। इस तरह हॉस्पिटल और इस तरह जो के इलेक्ट्रिक है, बहुत सारे अदारे, हम उसको इन्वाइट कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। सिंध हुकूमत अपने तौर पर भी जो हॉस्पिटल, स्कूल और एक दिल का हॉस्पिटल जो है ना वो सईदाबाद में 95% मुकम्मल हो चुका है। इंशाल्लाह बाकी 20 साल मुकम्मल हो जाएगा। 50 बेड का दाऊद गोट में हॉस्पिटल जो है ना वो तकरीबन मुकम्मल आखिरी कादिर साहब, सिंध हुकूमत कह रही है सर, अगर हुकूमत सेहत कार्ड का पैसा सरकारी अस्पतालों पर लगा दे तो कार्ड की जरूरत नहीं हो। इस तरह तो अगर सर पीपल्स पार्टी बेनजीर इनकम सपोर्ट के नाम पर पैसा देने के बजाय सर इंडस्ट्रीज लगाए, लोगों को रोजगार मैसर करे, तो सर फिर क्या कार्ड की जरूरत होती? बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो उन्होंने जालसाजी से नाम बदल करके एहसास रखती, जबकि डॉक्यूमेंट्स में आज भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट है, तो वो बेवाओं के लिए है। हेल्थ कार्ड जो है ना वो एक आर्जी इलाज नहीं है, ये एक आर्जी इलाज है, परमानेंट ही है। अब आप मुझे बताओ कि अगर आप किसी को हेल्थ कार्ड बना के देते हैं, जो कि मैं उसको नहीं समझता हूँ कि ये कामयाब होगा, इसमें भी बड़े गपले होंगे, हॉस्पिटल्स का भी, डॉक्टर्स का भी, और जो चलाने वाले हैं वो भी, ये तो अभी सामने आएगा, अभी तो स्टार्ट हुआ है। लेकिन अगर आप एक प्राइवेट हॉस्पिटल में 10 लाख की लागत से जो खरबों रुपए के हिसाब बनते हैं वो बनता है, इसी में अगर आप हॉस्पिटल बना लें तो हमेशा के लिए एक चीज़ होगी। अब्बासी शहीद जिना या सिविल हॉस्पिटल जो कराची में बने, ये शहीद भुट्टो साहब के दौर में बने। सही सर, जो आप कर रहे हैं वो बेहतर कर रहे हैं, लेकिन अगर विफाक कुछ करना चाहती है सिंध में तो वो आप नहीं करने देंगे, क्योंकि आप नहीं समझते वो बेहतर करें। बहुत शुक्रिया आपका कादिर बंदोखेल साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। क्विकली नाज़रीन आगे बढ़ रही हूँ। तशवीशनाक खबर है जो इसने हर किसी को हिला कर रखा हुआ है, लेकिन फिर भी सीरियस हम नहीं हो रहे हैं। वही हो रहा है जिसका डर था। एनसीओसी ने कोरोना की 5वीं लहर की तस्दीक कर दी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 708 अफराद मुतासर हुए हैं, 8 अफराद इंतकाल कर गए हैं। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बेशतर केसेस कराची से सामने आ रहे हैं। एनसीओसी के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना की शरह बढ़ रही है। कराची में सिर्फ अगर मैं बात करूं, यहाँ पर 6% से अबव हो गया है। डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा साबिक मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जफ़र मिर्ज़ा साहब आपके वक्त का। सर 2021 की क्लोजिंग हुई, वो नंबर्स कम थे, नीचे थे, लेकिन अचानक विद इन 3 डेज़ क्या हुआ, 6% से ऊपर सर नंबर चले गए हैं। अब तशख़ीस ज़्यादा हो रही है लोगों में सर। जी शुक्रिया बहुत बहुत। ये अभी नंबर बढ़ेंगे और इसकी वजह ये है कि ये जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन, ये डेल्टा की निस्बत कुछ स्टडीज़ कह रही हैं 4%, कुछ स्टडीज़ कह रही हैं 8 से 10% तेज़ी से फैलता है। तो जब ये कोई चीज़ बहुत तेज़ी से फैलेगी और उसको रेजिस्टेंस नहीं मिलेगी तो फिर जाहिर है कि वबा तो फैलेगी और केसेस ज़्यादा होंगे। जब मैंने ये कहा कि रेजिस्टेंस नहीं मिलेगी, रेजिस्टेंस वायरस को 2 तरह मिलती है जी। एक ये कि क्या आपने मास्क पहना हुआ है या आप इतने फासले पे हैं दूसरे लोगों के साथ, या ये कि आपने वैक्सीन लगवा रखी है। तो अगर जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगी उतनी ज्यादा कम वबा फैलेगी। तो दूसरे लफ्जों में मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत जरूरी है इस वक्त लोगों के लिए इस बात को समझना कि SOPs आर बैक, और SOPs जो हैं वो दोबारा से शुरू होने चाहिए। हम सब अच्छा जफर साहब, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं सर। इनफैक्ट हमारे पास तो ये हो रहा है कि जैसे जैसे इसके वेरिएंट्स चेंज हो रहे हैं, जैसे जैसे लहरें चेंज हो रही हैं, 3री, 4थी, 5वीं, तो हमारी सीरियसनेस कम हो रही है। हालांकि पाकिस्तान वो कंट्री है जिसने शिकस्त दी है। सर अब मैं पढ़ी थी एनसीओसी कह रहे हैं सर लोकल ट्रांसमिशन की वजह से ये नंबर्स बढ़ रहे हैं आगे, ये और ज़्यादातर उन लोगों में हो रहा है, ये पाया जा रहा है जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई हुई है। तो सर एक तो मुकम्मल वैक्सीनेशन के लिए क्या दोबारा से सारी चीज़ें, दोबारा से मुहिम का आगाज़ किया जाएगा उसी शिद्दत के साथ? और सेकेंडली सर ये भी बता दीजिएगा कि ये बूस्टर शॉट्स का आगाज़ हो गया है दोबारा, तो कितने अरसे बाद लोग लगवा सकते हैं इसको? जी नहीं, पहली बात तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है जी कि ये जो आपने कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात की जी, तो वबा फैलती ही कम्युनिटी ट्रांसमिशन की वजह से है। कुछ लोग बाहर से लेके वायरस आते हैं, फिर वो दूसरे लोगों तक फैलाते हैं लोकल, और फिर वो दीगर लोगों में फैलाते हैं। तो ये कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं है। कम्युनिटी ट्रांसमिशन के जरिए ही वबा लोकली बड़े स्केल के ऊपर फैलती है।
तो ये इसमें कोई ऐसी सनसनीखेजी की बात नहीं है। दूसरे ये कि यकीनन वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, और जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई हुई और वो SOPs का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे, तो उनमें बहुत तेज़ी से फैलेगी, और जिसे कहते हैं ना, इट इज़ स्प्रेडिंग लाइक ए फायर, आग की तरह फैल रही है, इतनी तेज़ी से ये फैलती है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि वैक्सीन लगवानी चाहिए, तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह आपने भी फरमाया कि हर नई वेव के साथ लोग ये समझ बैठते हैं कि ख़त्म हो गई वबा, ये अब इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहली डोज लगवाई लेकिन दूसरी डोज लगवाने की ज़रूरत महसूस नहीं की। जी। तो उनके लिए तो ये है कि अगर 28 दिन से ज़्यादा का अरसा आपको गुजर चुका है पहली वैक्सीन लगवाने के बाद, तो फौरी तौर पे सेकंड डोज लगवाएं, और अब तो जरूर लगवाएं। सेकंड डबल डोज हो गया, उसके कितने महीने के बाद जो बूस्टर शॉट्स अब लगना शुरू हुए हैं, जिसके बारे में असद उमर साहब आज कह रहे थे, सर वो कितने दिनों बाद लगेंगे? जी, उसी तरफ मैं आ रहा हूँ। अगर आपको सेकंड डोज लग चुकी है और सेकंड डोज लगने के बाद तकरीबन 6 माह का अरसा गुजर चुका है और आपकी उम्र 30 साल से ज्यादा है, तो फिर आप क्वालिफाई करते हैं बूस्टर डोज के लिए। तो अगर आप इस कैटेगरी में हैं तो फिर फौरी तौर पे बूस्टर डोज लगवाइए। सर ये ओमिक्रॉन के बारे में जरा मुझे बता दें, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम सुन रहे हैं तो फिर तो तशवीश की लहर पाई जा रही है। सर ये कितनी ज्यादा खतरनाक है, जो कोविड-19 एंड देन उसके बाद डेल्टा वेरिएंट और अब ये ओमिक्रॉन, तो सर ये किस हद तक खतरनाक है? सर ये मैं आपको बता चुका हूँ कि दो खासियतें हर वेरिएंट के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। एक ये कि वो कितनी तेज़ी से फैलता है, और दूसरे ये वो किस शिद्दत की बीमारी पैदा करता है। अगर किसी को इन्फेक्शन हो जाए तो उसमें बीमारी की शिद्दत कितनी होती है। तो जो फैलाव के हवाले से है, वो तो आपके पहले सवाल के जवाब में मैं बता चुका हूँ कि पास स्टडीज 4 से 5% गुना ज्यादा तेजी से फैलाव का इंडिया दिया है उन्होंने, और बाज 8 से 10% तक भी हैं। तो फैल तो बहुत तेजी से रही है। सर इसकी अलामात में कुछ अलामात में तब्दीली है? अगर बात मुकम्मल कर लूं, 1 मिनट में बात मुकम्मल कर लूं, जो आपका जो असल सवाल था वो ये था कि शिद्दत इसमें बीमारी की कितनी ज्यादा पैदा होगी। तो इस हवाले से खुशाइन बात यह है कि जहां एक तरफ ओमिक्रॉन बहुत तेजी से फैलता है, दूसरी तरफ ये भी है कि इतनी शिद्दत की बीमारी पैदा नहीं कर रहा। तो ये एक खुशाइन बात भी है इसमें, जिसका मतलब ये है कि शायद जिस तरह डेल्टा में हमें बहुत ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन देखने में आई थी, शायद ओमिक्रॉन में उतनी ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन हमें देखने में ना आए। जी, अब आप अगला सवाल कीजिए। जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछ रही थी सर कि अब क्या हुकूमत को, मतलब आप ये एक अच्छी बात बता रहे हैं, अच्छी खबर दे रहे हैं आप, क्योंकि उसमें हमें बहुत ज़्यादा SOPs की तरफ जाना पड़ा, कारोबार बंद करने पड़े, स्कूल्स बंद करने पड़े। तो अगर ये ट्रांसमिशन तो 6 to 8% ज़्यादा है, लेकिन अगर इसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं है या बीमारी इतनी ज़्यादा खतरनाक नहीं है, तो आपको लगता है कि हुकूमत दोबारा स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ हुकूमत को जाना चाहिए? सर नहीं, देखें, जहां केसेस ज्यादा होंगे वहां पे स्मार्ट लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। जिस तरह कराची में एक जगह लगा भी, शायद उससे भी ज्यादा किसी और जगह पे भी लगा हो, मेरे इल्म में नहीं। तो बीमारी के फैलाव को रोकना जरूरी होता है, इसलिए कि वो शरह मरीजों की कि जो फिर बीमार पड़ती है और जिसको हॉस्पिटलाइज है, वो बराह रास्त उसका ताल्लुक उस वॉल्यूम ऑफ इन्फेक्टेड लोगों के साथ होता है कि जितना वो वॉल्यूम ज्यादा होगा उतनी उसकी शरह, चाहे वो 0.5% हो, लेकिन वो उतनी ही शरह वॉल्यूम में ज्यादा हो जाएगी। तो इसलिए बहुत जरूरी होता है कि उसको कंटेन किया जाए। दूसरे ये कि अगर वायरस को कंटेन ना किया जाए या उसे रोका ना जाए, तो फिर इसके मजीद वेरिएंट्स पैदा होने के इम्कानात भी ज्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए ये बहुत जरूरी होता है कि उसको, जहां बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं, जहां बहुत ज्यादा ट्रांसमिशन हो रही है, वहां पे स्मार्ट लॉकडाउन लगाने में कोई हर्ज नहीं है। डॉक्टर साहब, आपकी बातों की वजह से लोगों को काफी मालूमात मिल रही है। मुझे सर साथ साथ ये इसकी अलामात के बारे में भी बता दीजिए सर, क्या कोविड-19 से ओमिक्रॉन की अलामात कुछ मुख्तलिफ हैं सर? हाँ, अभी अर्ली स्टेज है, अभी बहुत ज़्यादा हतमी तौर पे तो नहीं कहा जा सकता कि बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ अलामात है, लेकिन
इसमें ये देखा ज़रूर गया है कि कुछ स्टमक प्रॉब्लम्स भी लोगों ने रिपोर्ट किए हैं, कुछ डायरिया की रिपोर्ट्स हैं जो कि पिछले वेरिएंट्स के अंदर नहीं थी। बाकी अलामात तकरीबन वही हैं, उसी तरह नज़ला ज़ुकाम की अलामात होती हैं, खांसी होती है। सही, तो अब हुकूमत सख्त से सख्त इक़दाम ना करे, उसके लिए ज़रूरी है कि हम तमाम लोग इसकी दोबारा से केयर करें, SOPs को सख्ती के साथ फॉलो करें, ताकि जिस तरह से पिछली लहर को हमने शिकस्त दी थी उस तरह से अब ये ओमिक्रॉन जो फैल रहा है पाकिस्तान में, कराची में, इसको भी हम शिकस्त दे सकें। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। वक्त ख़त्म हो गया है नाज़रीन, इंशाअल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।